हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है। लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लेसन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो ये लेसन 2 है क्लास 10 की। और आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमने क्लास 6, 7, 8, 9 की सारी जो है ज्योग्राफी की 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन। उसको भी आप देख लें तो और ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन एवं वन्यजीव संसाधन, ये चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत फिर पढ़ना है हम लोगों को वनों के जो प्रकार होंगे उनके बारे में। हालांकि इसके पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में जिक्र किया है और क्लास 9th में भी वन और वन से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उसको विधिवत पढ़ाया गया है। फिर भी इसमें हम इसको देखते हैं वन के बारे में क्या पढ़ना है और वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनके बारे में पढ़ना है। और वह जीव या वन जो है हमारे लिए किस तरह से संसाधन का काम करते हैं, संसाधन के बारे में जिक्र आ रहा है। तो बता दें, संसाधन का मतलब होता है जो मानव के लिए उपयोगी है, वो सब चीज़ क्या है, संसाधन है। तो आज हमें वन संसाधन या वन्य जीव संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर ये छोटी सी एक कविता है जो कि लेप्चा होता है संगीत, लोक संगीत, उस पे आधारित है। लेप्चा लोक संगीत है। कह रहा है कि नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको समर्पित करने दें। तो यह जो है पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में जो है यह लोक संगीत चलता है, जिससे जो है लोक संगीत जो करते हैं लोग उनको लेप्चा कहते हैं। लेप्चा ये क्या होती है, एक जनजाति होती है जिनका एक खास तरह का क्या होता है, लोक संगीत होता है। इस संगीत के माध्यम से प्रकृति को बचाने का जो है एक इशारा है। तो आइए नीचे देखते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट, वृक्ष, हाथी और व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। कहने का मतलब है कि जिस धरातल पे हम रहते हैं वहाँ जो है छोटी सी जो है सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु, चींटी को कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लीजिए, या जोंक से लेकर के बट वृक्ष आप समझ रहे हैं, बरगद का वृक्ष जो होता है उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत विशाल होता है बट वृक्ष। और जानवरों में हाथी सबसे बड़ा है और व्हेल, तो ब्लू व्हेल जो होती है ये भी बहुत बड़ी होती है। तो कह रहा है ये जो हैं जीवधारी जो हैं, करोड़ों इस तरह के जीवधारी क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अत्यधिक जैव विविधताओं का मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, जैव विविधता का मतलब जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु जीवधारी रहते हों वही क्या है, जैव विविधता है। ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। और ये सब क्या करते हैं, जीवधारी मिल करके एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और मानव क्या है, उसका एकमात्र हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अब वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ आकार और कार्य में विभिन्न हैं परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुत्थी हुई है। कह रहा है फ्रेंड्स कि वन्य जीवन और जो कृषि फसल हैं
इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक विविधताएँ पाई जाती हैं और इसका आकार और कार्य जो है विभिन्न है और जो है अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा क्या है, एक दूसरे से एक गुत्थी की तरह से यह काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए नीचे देखते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं कि भारत में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है और उस वनस्पति या उस वनों में किस तरह के प्राणी जात, किस तरह के प्राणी रहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कह रहा यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ जो हैं, जितनी, देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है कि विश्व में जितनी जैव विविधता पाई जाती है और जितनी जैव उपजातियाँ हैं उसका 8% हिस्सा जो है कहाँ पे है, तो भारत में है। लगभग जो होता है कितना, 16 लाख होता है। ठीक है, आइए, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अभी जो इसके जो है, जो उपजातियाँ खोजी जानी है उससे ये 2-3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुत्थे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। क्रियाकलाप क्या कह रहा है, अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रस्तुत कहानियों के बारे में पता लगाइए। कह रहा कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य जो है वनस्पति जात और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। मतलब भारत में क्या है, 10% वन्य और वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का क्या है, खतरा बना हुआ है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें क्या क्या लुप्त होने वाला है, तो लुप्त होने वाले में है चीता, ठीक है, चीता हो गया। गुलाबी सिर वाली बत्तख होती है, जिसका सिर क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। पहाड़ी कोयल है, जंगली चीतीदार उल्लू है और मधुका इंसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म है ये। और हुबरनिया हेप्टान्यूरन यानी घास की एक प्रजाति है। हेप्टान्यूरन क्या है, घास की एक प्रजाति है। ये जैसे जो हैं ये क्या है, लुप्त होने की अवस्था में हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन में दिखा रहा है कि भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79 से जो है 42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, 24 से 16% हिस्सा है। ये ऊपर आप चित्र देख सकते हैं। कह रहा है आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। तो ये जातियां हैं, जो प्राणी जातियां हैं उनको कैसे किया है, तो देखिए सामान्य जातियां पहले दे रहे हैं। तो सामान्य जातियां में कौन सी जातियां आती हैं, तो ये वे जाति हैं जिनकी संख्या क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु जो है, साल है, चीड़ है और कृंतक रिनिरेटस इत्यादि, ये क्या हैं, तो ये सामान्य जातियों में आते हैं जिनको जीवित रहना एक सामान्य माना जाता है। जिसमें पशु हैं, साल है, चीड़ है। संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने के खतरा है। मतलब जो लुप्त होने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, तो संकटग्रस्त कहते हैं। और जो सामान्यता पाई जाती हैं वो क्या हैं, सामान्य जातियाँ। अब कौन से खत्म होने वाले हैं, तो जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या क्या हुई, कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों की जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, संगाई है, मणिपुरा हिरण है इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब तीसरा दे रहा है सुभेद जातियाँ, ठीक है, मतलब ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अब उसमें क्या है, मतलब कह रहा है कि अगर इनके
परिस्थितियाँ नहीं बदली गई इनके हिसाब से, तो ये संकटग्रस्त जातियाँ हैं, ये क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी, तो नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी का जो डॉल्फिन मछली है वो है, ये इस प्रकार की जातियाँ हैं। चौथा फ्रेंड्स आता है दुर्लभ जातियाँ। अब इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। सुभेद मतलब जो ख़त्म हो रही हैं, बहुत ही कम हो गई है, वो सुभेद में आ गई। तो कह रहा है कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उसके बाद से स्थानिक जातियां देखिए क्या है, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों क्या कहते हैं, तो स्थानीय जातियां कहते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें आ जाएगा अंडमानी टील आ जाएगा, निकोबारी कबूतर आ जाएगा, अंडमानी जंगली सुअर आ जाएगा, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अंडमान में जो पाया जाने वाला एक टील प्रकार का जाति है, निकोबार में क्या है, कबूतर पाया जाता है, अंडमान में ही क्या है, एक जंगली सुअर है। ये क्या है, एकदम स्थानिक जातियाँ हैं, ये जो मतलब एक स्थान पर जो पाई जाती हैं। अब अंडमान कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। उसी तरह से आप देख सकते हैं अरुणाचल जो है भारत का पूर्वोत्तर प्रदेश है। अब लुप्त होती जातियाँ कौन सी हैं, जो जातियाँ मतलब लुप्त के कगार पे हैं, एक्का दुक्का बची हैं कहीं, तो ये वे जातियाँ हैं जिनके रहने के लिए आवास में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ये क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं ही नहीं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। अब जो एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है, ये लुप्त जातियों में शामिल है। कह रहा है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया। अब भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी क्या है, तो चीता है। यह बिल्ली के परिवार से आता है और जो है इसकी जो गति है क्या है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है ये। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान होती है। मतलब चीता और जो है तेंदुआ में अंतर है, ठीक है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग क्या हो गए हैं, लुप्त हो रहे हैं। भारत में यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। मतलब ये जो चीता होता है ये 1952 में ही क्या कर दिया गया था, लुप्त घोषित कर दिया गया है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जाति और प्राणी जाति का ऐसा व्यवहार ह्रास हो। कह रहा है किस कारण से यह जो है वनस्पति जात और ये जो प्राणी जात हैं, जो लुप्त प्राणी हैं, ये कौन सा ऐसा जो है कारक रहा है कि जिसके वजह से यह लुप्त हुए हैं। कह रहा है यदि आप चारों नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्या हाथ मिलता है, तो वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक वनकी और खनन क्रियाओं से हुआ। आप देखिए भारत में जो सबसे बड़ा वन्य जीवन और जो है वन का जो नुकसान कैसे हुआ, तो रेलवे लाइन हमने बिछाया वनों को काट करके, कृषि हम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वाणिज्यिक और व्यापार जो कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, मतलब खाद्यान्नों से खोद करके खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों का समापन हुआ है। और जब वन समापन होंगे तो उसमें रहने वाले जीव भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से लेकर 1980 के बीच में लगभग क्या था, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित किया गया। मतलब 51 से लेकर के और 1900 तक क्या हुआ, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन जो है कृषि में बदल दिया गया, यानी वनों को काट करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई नियमित। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि मध्य भारत में या पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ क्या होता है, तो स्थानांतरित कृषि जिसको क्या कहते हैं, झूम कृषि, और अथवा इसी को क्या कहते हैं, स्लैश या वर्ण खेती। देखिए होता क्या है कि वनों को इसमें क्या किया जाता है, वनों को काट करके
और जला दिया जाता है, और जो राख होती है मिट्टी में मिल जाती है और उस पर खेती की जाती है। कुछ दिनों के बाद जब मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं तो वह क्षेत्र छोड़ करके ये जो किसी खेती करने वाले लोग हैं, एक तरह की जनजातियां हैं, तो ये दूसरे क्षेत्र पे चली जाती है। फिर वहाँ के वनों को काट करके जला करके और क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं हम लोग, झूम कृषि, स्थानांतरी कृषि या स्लैश और बर्न कृषि कहते हैं। इसी तरह का क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। जैसे भारत जब गुलाम था तो उपनिवेश था किसका, तो इंग्लैंड का। तो वही कह रहा है क्या जो निवेशी वन नीति उस समय बनाई गई थी उसको दोषी माना जाए इस चीज़ को लेकर के, या हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। कर उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। यानी इसका एक कारण और हो सकता है कि जैसे देखिए सागवान की कृषि हम लोग करते हैं तो जिससे क्या हुआ, दूसरी जातियां को हम लोग ध्यान नहीं दिए, दूसरे प्रकार के वनस्पति का तो उनका क्या हुआ, नुकसान हुआ। उसी तरह से हिमालय क्षेत्र में हमने क्या किया, तो हमने जो है चीड़ और पाइन लगाए, जिससे ओक और रेडोड्रान का जो वृक्ष था उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। कह रहा बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और यह मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सागर परियोजना चल रही है, अगर वो परियोजना पूर्ण होगी तो क्या होगा, 40,000 हेक्टेयर वन क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र डूब जाएगा। किससे, तो पानी से। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जो हम लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं ज़मीन से खोद करके, उससे भी क्या हुआ, वनों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व जो है डोलोमाइट के खनन के कारण क्या हुआ, गंभीर खतरे में आ गया है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा आपको ऑप्शन यहाँ मिल गया, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट मिलता है। और ये कहाँ मिल रहा है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है इससे प्रभावित हुआ है, उसी के आसपास के क्षेत्र में खनन का कार्य किया गया है। कह रहा है कि कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया गया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सिंचाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज और वन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए हिमालयन यव जो है संकट में जो है उसमें दिखा रहा है कौन कौन से। तो हिमालयन यव जो है चीड़ की प्रकार की सदाबहार वृक्ष है और एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवन के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावा नल आदि शामिल हैं। अब देखिए, कह रहा है भारत में जो जैव विविधता को कम करने में कारक क्या क्या रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो वन्य जीवन के आवास का जो विनाश हो गया, जंगली जानवरों क्या हुआ, मार के लोग किए, शिकार किए, आखेट किए, और पर्यावरण प्रदूषण जिसमें नाना प्रकार की जो हम वाहनों का प्रयोग करके जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, और विषाक्तीकरण है जिसमें क्या आ जाता है, दावानल। मतलब दावानल का मतलब होता है कि जंगलों में जो आग नल लग जाता है उसको दावानल कहते हैं।
आप लोग देखते होंगे हमेशा जो है टीवी वगैरह में, अमेजन के जंगलों में जो आग लग जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, दावानल। ठीक है, ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं। कह रहा है पर्यावरण के विनाश के अन्य मुख्य कारकों में क्या है, संसाधनों का असमान बंटवारा है। मतलब जो हम संसाधन उपयोग करते हैं उनका क्या कर रहे हैं, असमान बंटवारे करके उपयोग कर रहे हैं। और असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से क्या है, 40 गुना ज़्यादा है। देखिए, कहते हैं जो विकासशील देश हैं पर्यावरण विनाश के मुख्य दोषी हैं, लेकिन क्या है, सोमाली है नागरिक, एक सोमालिया का नागरिक है, और अगर कह रहा है उसका उपभोग जो है 40 गुना है, तो वह अमेरिकी नागरिक जो है 40 गुना सोमाली नागरिक से अधिक कर रहा है। उसी तरह से भारत के 5% धनी लोग जो है 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब जो अमीर लोग हैं सबसे ज़्यादा पर्यावरण को किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान वही पहुंचा रहे हैं। जो 5% धनी लोग हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में ज़्यादा संसाधन क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं। तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और ये 5% क्या करते हैं लोग, ये कोई रख रखारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, ये केवल उपभोग करते हैं। प्रश्न यह है कि कौन क्या और कहाँ और कितना उपभोग कर रहा है। सही बात है। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग क्या होंगे, खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातली जल क्षेत्र क्या है, प्रदूषित है। 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीवन जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बताइए, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवन पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाज में खाना, चारा और जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किस पे है, तो महिलाओं पर होती है। जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही, महिलाओं पर कार्य पर भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो इन संसाधनों का इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसा क्या है, सूखा। अब देखिए, वन जो कटाई होगा इससे क्या परिणाम आएगा, तो सूखा पड़ेगा फ्रेंड्स। बाढ़ भी गरीब के तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है तथा इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। अब भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में देख लीजिए क्या है भारत में। ठीक है, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। देखिए, वन अगर बने रहेंगे तो इससे क्या रहेगा, जल और वायु और मृदा की क्या है, उपस्थिति बनी रहेगी। कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर भी क्या है, निर्भर है। अब जलीय विविधता रहेगी तभी तो मछली पालन होगा। कह रहा 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने क्या किया, राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। अब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में। जिसमें क्या है, तो वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई।
इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों को बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई अन्य राज्यों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित की, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ है, एक सींग वाला गैंडा। देखिए अब इसके अंतर्गत रक्षण में क्या क्या आ गया है, तो बाघ आ गया। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कश्मीरी क्या है, हिरण है अथवा हिंगुल कहते हैं जिसको। और 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं, जिसमें क्या है, स्वच्छ जल का मगरमच्छ है, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। एशियाई शेर और अन्य प्राणी क्या हैं, तो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्या है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो है देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी काला हिरण बड़ा जो है मामला तूल पकड़ा था, जिसमें आपने सलमान खान को सुना होगा कि काला हिरण का शिकार में उनको कई बार जो है अदालत का चक्कर काटना पड़ा और केस चल रहा है। जिसमें क्या है, काला हिरण में क्या है, चिकारा है। भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। ये एक सींग वाला गैंडा आप देख सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, तो असम में है, वहाँ का ये सीन देख सकते हैं। अब बाघ परियोजना के बारे में देखिए, अभी ऊपर आपने पढ़ा वन्य जीव संरक्षण कब स्थापित किया था, तो 1972। एक ऑब्जेक्टिव ये मिला ऊपर आप लोगों को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972। और उसके बाद से देखिए, वन्य जीवन संरक्षण में बाघ जो है एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, और इसका जो है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या जो है 55,000 से घट करके कितनी हो गई, तो 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थल को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या जो कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। देखिए इसका कारण क्या है, तो व्यापार है। बाघों को लोग शिकार करके उसके चमड़े को, उसके दांत को, उसकी हड्डियों का भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, बाघों की संख्या घट रही है। यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं। मतलब बाघ कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भारत और नेपाल में। विश्व का 2/3 जो है बाघ जो है भारत और नेपाल में उपस्थित हैं। अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर विश्व को बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक, इसकी शुरुआत 1973 में हुई। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एक मिल गया आप लोगों को। पहला आपने देखा कि 1972 में क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, और 1973 में क्या है, तो बाघ संरक्षण का नियम पारित किया गया। एग्जाम में पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव है, रट लीजिए आप लोग। तो बाघ संरक्षण मात्र क्या है, संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में क्या है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यानों का भी चर्चा होता है, पूछ लेता है कि राष्ट्रीय जो है कार्बेट उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और सुंदरबन जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में क्या है, तो सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है। और असम में क्या है, मानस है और काजीरंगा भी है। केरल में क्या है, तो पेरियार बाघ रिजर्व है। और भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण ये सब है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, रट लीजिए आप लोग। उत्तराखंड में क्या है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में क्या है, तो सरिस्का है। और असम में मानस है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ठीक है, कह रहा है आजकल संरक्षण परियोजनाओं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया। अब देखिए 1980 वन्य जीव अधिनियम बनाया,
और 86 के तहत क्या है, इन जीवों को भी, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एक तरह की जीव हैं, जैसे तितलियां हैं, पतंगों हैं, भृंगो और ड्रैगन फ्लाई है, इनको भी संरक्षित किया जाने के लिए शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों को पहली बार सूची में रखा गया है। ठीक है। अब वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण देख लेते हैं। मतलब भारत में वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और उनका कहाँ कहाँ जो है वितरण है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है यदि हम वन और वन्य जीवन संसाधन को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत क्या है, कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। मतलब वन जो संरक्षण है या वन का जो भी क्षेत्र है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके हाथ में है, तो भारत सरकार के हाथ में। इसलिए इन्हें क्या करता है, तो 2 वर्गों में बांट दिया गया। पहला क्या है, एक आरक्षित वन है। ठीक है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देखिए, आरक्षित वनों को क्या माना जाता है, सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। और दूसरा क्या है, तो रक्षित है। पहला आरक्षित हो गया, दूसरा रक्षित हो गया। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन का क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, तो रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब रक्षित माने क्या होता है, तो रक्षा करना। जो इनकी जो क्षेत्रफल है क्या है, तो 1/3 हिस्सा है, जिसमें क्या हो जाता है, तो इनको सुरक्षा की जाती है, इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। तीसरा दे रहे हैं अवर्गीकृत वन। मतलब जिसका एक सही तरह से क्या हो, सही क्षेत्र पे बना हो, विभिन्न क्षेत्रों पर हो, जिसको अवर्गीकृत कहा गया है। उसमें कह रहा है अन्य सभी प्रकार के वन जो हैं, जैसे बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे बंजर भूमि कहीं हम वहाँ वन उड़ गए तो क्या हो गए, तो अवर्गीकृत के तरह के वन हो गए। अब आरक्षित और रक्षित वन जो है ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी एवं अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मतलब आरक्षित और रक्षित जो है इनका रखरखाव किया जाता है। आप देखते होंगे वनों के लिए एक स्पेशल जो है टीम रहती है, इसमें वन दरोगा का एक पोस्ट होता है, वन सैनिक का होता है। ये लोग क्या करते हैं, तो वनों की रखरखाव करते हैं कि कोई इस वनों की कटाई न करे या इसकी इमारती लकड़ी को काट करके निकाल न ले। इसके लिए वन जो है क्षेत्र में जो है कर्मचारी रखे गए हैं। तो वही कह रहा है कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वनों पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का क्या है, 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। अब सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है, तो मध्य प्रदेश का 75% जो वन है, जो वन के प्रकार हैं उसमें क्या है, जो है आरक्षित वर्ग क्या है, 75% आरक्षित वन है मध्य प्रदेश में। कह रहा है जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। समुदाय और वन संरक्षण देख लें, क्या मतलब है। समुदाय होता है जो समाज, समुदाय है, और वन संरक्षण का क्या अंतर संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। कह रहा है वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं क्या होती है, पूर्ति होती है। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व जो कहाँ है, राजस्थान, पढ़े ना अभी आप, सरिस्का कहाँ है, तो राजस्थान में है। एक बार देख लेते हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान में सरिस्का, हाँ ठीक चल रहा है। सरिस्का जो है कह रहा है कि सरिस्का जो है बाघ रिजर्व जो है राजस्थान के गांवों के लोगों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने तो जो है कह रहा है 1200 हेक्टेयर वन भूमि
भौरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तब बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्यजीवों को बचाते हैं। तो मतलब कई गांव ऐसे हैं जो वनों को बचाव के लिए क्या है तो जागरूक हैं। अब पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। कह रहा है प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों को झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते थे तथा न ही किसी को छेड़छाड़ करने देते थे। कुछ समाज विशेषकर पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा जनजाति है और संथाल जनजाति है, वो क्या करती है तो देखिए दे रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, संथाल, महुअस, कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो जनजाति है वो क्या करती है तो यह छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा और संथाल जनजात महुआ जो है और कदम का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो है शादी के दौरान क्या करती हैं, इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो जो जिस तरह से जिस पेड़ का पूजा करता है उसको वो काटने तो देगा नहीं, उसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि बहुत सी जनजातियाँ, बहुत से लोग जो करते हैं अपने अपने हिसाब से पेड़ों का बचाव करते हैं। कुछ लोग जो है पूजा पाठ के माध्यम से संरक्षण कर रहे हैं, तो कुछ जो है पर्यावरणविद या जो है पेड़ों से मिलने वाले लाभ की वजह से जो है उसका बचाव करते हैं। कह रहा है हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पीपल और बट वृक्ष को क्या करते हैं तो औरतें इनका जो है पूजा करती हैं। बट वृक्ष को जो है बट सावित्री भी कहा जाता है। सावित्री सत्यवान कहानी आप लोग जान रहे होंगे। तो बट वृक्ष जो है लोग उसका क्या करते हैं, औरतें उसके चारों तरफ एक सूत्र जो है धागा होता है, कच्चा धागा, उसको फेरे लेकर के बांधती हैं। और पीपल के पेड़ को भी उसी तरह से पूजा जाता है। कहा जाता है कि पीपल के पत्ते पे क्या होता है, भगवान ईश्वर प्रभु का निवास होता है। तो इस तरह से भी हम लोग इस पेड़ को जो है पूजा करते हैं, तो इसको काटने से और इसका संरक्षण करते हैं, इसको बचाते हैं। ठीक है। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों आसपास के बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बशनोई गांव के आसपास के आप काले हिरण, चिकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का क्या है, अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। कह रहा है हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, देखिए बड़ा पूछता है एग्जाम में, चिपको आंदोलन। कह रहा है कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी ये कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों का पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों को बीज बचाओ आंदोलन नवदानों ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मूल भूमिका भी आने में भी अभी देर है। अतः वे विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हैं, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। कर फ्रेंड्स के पेड़ जो है एक विशेष असीमित दयालु उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। देखिए पेड़ों से हमें छाया मिलती है, सबसे मुख्य बात है कि पेड़ों से ही हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो कह रहा है कि देखिए जो
पेड़ पर कुल्हाड़ी चढ़ाता है उसको भी पेड़ क्या करता है, छाया प्रदान करता है। तो ये पेड़ क्या हैं, तो असीमित दयालु हैं और उदारपूर्ण जीवधारी हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोगों को चैप्टर जो है पढ़ करके आनंद आया होगा। तो इसी तरह से ज़बरदस्त जो है वीडियो पाने के लिए आप लोग चैप्टर जो है चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।